So during the medieval period, different regions of India came to be associated with the particular classical dance form. अब मिडिवल पीरियड में बहुत सारे रीज़न जो थे वो कुछ पर्टिकुलर क्लासिकल डांस के कारण जाने जाने लगे। जो नॉर्थ इंडिया है वो कथक के लिए फेमस होने लगा। तो वो क्या है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसके पैट्रनेज थे, उनको संरक्षण देने वाले जो कोर्ट्स जो दरबार होता था, मुगलों का दरबार होता था, या टेम्पल्स में परफॉर्मेंस करने वाले होते थे। तो इस तरह से ये जो डांस फॉर्म है, कई तरह के क्लासिकल डांस फॉर्म रीजन वाइज डेवलप हुए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि some dance forms such as कथक were also popular all over North India। उसमें से नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलर होने वाला डांस फॉर्म था वो था कथक। Most classical dances were in some way or the other connected to performances in the temples or courts। जो क्लासिकल डांसेस थे वो कनेक्टेड होते थे, उनका परफॉर्मेंस या तो टेम्पल्स में होता था या कोर्ट्स में होता था, दरबार में, राजा के दरबार में। ऑल इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन हिंदू माइथोलॉजी। ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स थे वो हिंदू माइथोलॉजी या उनके लेजेंड्स पर उसके कंटेंट होते थे, उस पर, उस स्टोरी पर, उसकी कथा पर वो परफॉर्म करते थे। दिस फॉर्म्स ऑफ डांस वेर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ऑफ नरेटिंग स्टोरी एंड ऑफ ड्रामा। तो पूरे माइथोलॉजी को इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा दे प्रेजेंट करते थे डांस फॉर्म में। ऑल्दो दिस डांसेस कुड बी परफॉर्म्ड सोलो और इन द ग्रुप और द फॉर्मर वॉज यूजली प्रेफर्ड। मीन्स ये जो डांस फॉर्म होता था तो या तो सोलो में होता था या तो ग्रुप पे होता था, लेकिन मोस्ट प्रेफर सोलो डांस को किया जाता था। ओके, नाउ द भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या? इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इट इवॉल्व इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो इवॉल्व कर रहा था डांस फॉर्म, दैट वॉज भरतनाट्यम। और कौन सी स्पेसिफिक जगह थी? तमिलनाडु, एंड वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ टेम्पल्स। ये टेम्पल से, ये जो भरतनाट्यम था वो टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था। द डांस वॉज हैंडेड डाउन बाय देवदासीज और टेम्पल डांसर्स थ्रू जनरेशन्स। और ये जो भरतनाट्यम होता था, जो देवदासी होती थी, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था टेम्पल्स में। द चोला रूलर्स पैट्रनाइज दिस डांस फॉर्म। चोला रूलर्स ने इनको बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज किया था, इनको अपने संरक्षण में रखा था। ठीक है, ये भरतनाट्यम। ना द कथक। कथक हमने पहले ही बताया कि इट वॉज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। It is predominant dance of North India which derived its name from the word katha। और ये कथक जो नाम पड़ा वो बोलते कथा से डिराइव किया गया। कथा मीन्स स्टोरी। द डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिवोशनल recitation of stories of gods and goddess by storytellers और कथाकारस। मतलब ये जो कथक होता था, कथा के फॉर्म में जो गॉड्स या गॉडेस के डिवोशनल स्टोरीज बताई जाती थी कथाकार्स को, तो उसको इमोशंस में परफॉर्म करते थे डांसर्स। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कथक। कथक बिकेम पॉपुलर इन मुगल कोर्ट्स। मैंने आपको बताया ना कि जो कोर्ट्स, जो राजा का दरबार होता था या टेम्पल्स में, तो ये पॉपुलर होने लगे धीरे धीरे, इनका मतलब फ्लरिश होने लगे। तो ये कथक जो है मुगल कोर्ट्स में बहुत पॉपुलर था। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल इज एविडेंट इन द कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द परफॉर्मेंस। द टू स्कूल्स ऑफ कथक नोन एज घरानास आर सेंटर्ड एट जयपुर एंड लखनऊ। अब ये जो कथक के जो स्कूल्स थे, जहाँ पर मतलब घराना जिसको बोलते थे, तो दो घराना थे, एक जयपुर में और दूसरा
लखनऊ में. Now the another dance form was Kathakali. It is the oldest form of theatre or dance drama in Kerala. कौन से रीजन में ये डेवलप था? केरला में. Its themes were drawn from the Ramayana and Mahabharata. जो हिंदू एपिक है उससे इसकी थीम ली गई थी रामायण और महाभारत से. A striking feature of this classical dance form was the use of elaborate makeup and colorful costumes. यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से कथकली का जो स्ट्राइकिंग फीचर्स बता रहे हैं कि इस डांस का क्या था. बहुत ज़्यादा मेकअप एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स थी इसकी. कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. नेक्स्ट है क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, दैट इज मोहिनी अट्टम. अभी हमने नॉर्थ इंडिया से कौन सा देखा? कथक. फिर हमने भरतनाट्यम कहाँ से देखा? दैट इज एसोसिएटेड इन विथ साउथ इंडिया. हाँ. फिर कथकली, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरला. अब मोहिनी अट्टम भी है, उसको भी कहाँ से बोला गया? क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला. It was based on the theme of love and devotion of God, where Lord Vishnu is the hero. कौन से थीम पर ये जो मोहिनी अट्टम बेस्ड थी? लव एंड डिवोशन टू गॉड, और जिसमें विष्णु को हीरो माना गया था. नेक्स्ट डांस फॉर्म वॉज ओडिसी. ओडिसी कहाँ का ये डांस फॉर्म? कौन सा रीजन का था? इट वॉज द डांस फॉर्म नाउ है, था नहीं, इट वॉज द डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा बेस्ड ऑन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन पर ये बेस्ड है ये डांस फॉर्म. द वर्सेस ऑफ गीत गोविंदा. हु हैज़ रिटन द गीत गोविंदा? हमने अभी आगे ही पढ़ा था. जयदेव ने ये गीत गोविंदा लिखा था. आर यूज टू डिपिक्ट लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्णा. ठीक है. नेक्स्ट इज मणिपुरी. It is one of the most graceful dance forms. ठीक है. मणिपुरी नाम से ही है. The dance was based on the theme of रासलीला. अब ये जो डांस थी थीम रासलीला पर डिपेंड थी, which deal with the dances of Krishna, Radha and the gopis. Next dance form is Kuchipudi. It is the classical dance form of Andhra Pradesh. देखो रीजन वाइज किस तरह से डांस फॉर्म का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जा रहा है. कि ये सारे डांसेस का डेवलपमेंट होता गया मिडिवियल पीरियड में. कुचिपुड़ी, इट इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट वॉज accompanied by Carnatic music. Next is our cultural developments of पेंटिंग. पेंटिंग क्या है? द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच परफेक्शन अंडर द मुगल डायनेस्टी. बहुत ज़्यादा परफेक्ट मुगल डायनेस्टी, क्योंकि उसके राजा भी ऐसे थे जो आर्ट एंड कल्चर के पैट्रनाइज थे. मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग. द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अडॉप्टेड अ स्टाइल दैट वाज सिंथेसिस ऑफ इंडियन, सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन ट्रेडिशंस. ये मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो सिंथेसिस है, पूरा मतलब निचोड़ है इंडियन, सेंट्रल एशिया और पर्शियन ट्रेडिशन का. हंटिंग सीन्स, क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर, सीजिंग ऑफ फोर्ट्रेस एंड सीन फ्रॉम द रॉयल कोर्ट वेयर कॉमन थीम्स. और इन जो मुगल पेंटिंग में जो कॉमन थीम क्या होता था? हंटिंग सीन होता था, क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर, रिवर को पार करते हुए, फिर सीजिंग ऑफ द फोर्ट्रेस एंड सीन फ्रॉम द रॉयल कोर्ट, इनके थीम होते थे. मिनिएचर पेंटिंग एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल. मिनिएचर पेंटिंग जो आर्ट है वो मुगल जो एम्परर है मुगल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया. The important feature of the Mughal style of painting included a Mughal style of painting था तो वो कैसा होता था? Restrictive movement of figures, बहुत ज़्यादा मूवमेंट सही नहीं होता था. फिर
fineness of lines of drawing and flat depiction of architectural columns. फिर naturalism and rhythm along with the concept of showing distant objects in a realistic manner. And the flat, last one, the flat effect of Persian style replaced with the three-dimensional effect of the Indian style. अब जैसे पहले बताया कि इंटरमिंगल हो रहे थे, जैसे मुगल्स है और इंडियन है, तो इसमें जो फ्लैट इफेक्ट पर्शियन स्टाइल में था वो उसकी जगह पर थ्री डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ इंडियन स्टाइल को अपनाया गया है. यहाँ है रज़मनामा, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत. The Akbarnama and the Hamzanama contain important illustrations of this period. तो ये जो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत का है रज़मनामा, हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो बताए गए हैं. Regional schools of painting. Regional schools of painting. Aurangzeb's lack of interest in painting forced painters to seek patronage in other regions of the country, which led to the growth and development of regional styles of painting. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि मुग़ल जो शासक थे वो काफ़ी मतलब पेंटिंग के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, लेकिन औरंगजेब ऐसा जो था जिसने ज़्यादा इंटरेस्ट उसने नहीं दिखाई पेंटिंग के लिए. हाँ, तो जिसके कारण पेंटर जो थे वो फोर्सफुली और फोर्स्ड होके अदर रीजन में शिफ्ट होते गए जहाँ पर उनको पैट्रोनेज, उनको संरक्षण मिलता हो. अब इसके कारण रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ. अब इस जिसके कारण जो ग्रोथ और डेवलपमेंट आया रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में. तो मुग़ल आर्ट एंड स्टाइल इन्फ्लुएंस द रीजनल आर्ट. बहुत सारे मुग़ल आर्ट जो है वो रीजनल आर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. स्कूल्स ऑफ डेक्कन, द हिमालयन फुटहिल्स एंड राजपूताना, but they managed to retain and develop their own distinct forms of painting. ठीक है. नेक्स्ट राजस्थान और राजपूत आर्ट स्कूल्स. यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे थे मुग़ल आर्ट जो स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस किसको करता है, रीजनल आर्ट या स्कूल्स ऑफ डेक्कन को इन्फ्लुएंस करता है. The Himalayan foothills and Rajputana, but they managed to retain and develop their own distinct forms of painting. राजस्थान और राजपूत आर्ट स्कूल्स में क्या है, वे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर एंड किशनगढ़. ये सारे राजस्थान के अराउंड ही ये सारे सिटीज़ और टाउन आते हैं. These paintings represented court, religious and mythological scenes. जो पेंटिंग्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल सीन्स, स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, हंटिंग एंड नेचर सीन्स एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स. तो ये हमने जैसे देखा कि जो डांस फॉर्म भी रिलेटेड होते हैं हिंदू एपिक्स से रिलेटेड होते हैं, ये गॉड गॉडेस के स्टोरीज़ के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं डांस. इसी तरह पेंटिंग में भी जो है कोर्ट है, रिलीजियस या माइथोलॉजिकल सीन को दर्शाया जाता है. स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है. दीज पेंटिंग्स वेयर फेमस फॉर इंटेंसिटी ऑफ कलर्स सच एज एमराल्ड ग्रीन, deep blue and gold, as well as the variety of themes. So during the late 17th century and 18th century, the school of Pahari miniature painting emerged and flourished in the foothills of the Himalayas.
तो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी स्कूल में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ। इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ हिमालय प्रदेश, अभी यहाँ कहा जाता है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इमर्ज्ड एंड फ्लरिश्ड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। ये फुट हिल ऑफ हिमालयस के पास ही पाए जाते हैं। इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, also known as Basoli painting. It is also known as Basoli painting. It had a bold, intense style characterized by vigorous use of primary colors and distinctive facial expression. Bhanu Datta's Ras Manjari was the most famous painting of this school. तो ये मिनिएचर पेंटिंग जो है रेटेड स्कूल जो बोला जाएगा तो वो कौन था? रास मंजरी। The Kangra School of Painting received patronage from राजा संसार चंद। अभी कांगड़ा स्कूल को जो है वो रीज़न मतलब जब औरंगजेब की तरफ से उनको कुछ नहीं सहायता मिलने लगी तो दे मूव्ड टू द रीजन ऑफ द कंट्री और इसी के कारण जो रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं मुगल आर्ट स्टाइल इन्फ्लुएंस द रीजनल आर्ट स्कूल ऑफ Deccan, Himalayan foothills and Rajputana, but they managed to retain and develop their own distinct forms of painting। इस तरह से रीजन वाइज डेवलपमेंट होता गया, अपने तरीके का अपना मतलब अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ हिमालय फुट हिल्स में। राजस्थान और राजपूत आर्ट स्कूल्स, अब ये राजस्थान और राजपूत आर्ट स्कूल्स क्या है? वेर मोस्टली कंसनट्रेटेड अराउंड मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर एंड किशनगढ़। ये राजस्थान आर्ट स्कूल्स जो था किस रीजन में मोस्टली पॉपुलर हो रहा था? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, राजस्थान के आजू बाजू के जो एरियाज़ हैं वहाँ ये फ्लरिश हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। तो दीज पेंटिंग रिप्रेजेंटेड कोर्ट, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल सीन, स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, हंटिंग एंड नेचर सीन्स एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स। तो ये जो पेंटिंग्स में जो रिप्रेजेंटेशन होता था कोर्ट का होता था, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल सीन्स दिखाए जाते थे, लॉर्ड कृष्णा की स्टोरीज बताई जाती थी राधा और कृष्णा की, फिर हंटिंग एंड नेचर सीन्स बताए जाते थे, और हिंदू एपिक्स के बहुत सारे जो एपिसोड्स हैं वो इस मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू बताए जाते थे, पेंटिंग के थ्रू, मिनिएचर नहीं पेंटिंग के थ्रू बताए जाते थे। These paintings were famous for the intensity of colors such as emerald green, deep blue and gold, as well as a variety of themes। तो ये पेंटिंग्स काफ़ी पॉपुलर होने लगा यहाँ पर ड्यू टू द वेराइटी ऑफ थीम्स। लेकिन ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th centuries, the school of Pahari miniature painting emerged and flourished in the foothills of Himalayas in the modern state of हिमाचल प्रदेश, ऑल्सो नोन एज भासोली पेंटिंग। अब इसको भासोली पेंटिंग का नाम दिया जाने लगा। जो है 17th और 18th सेंचुरी के समय जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हो रहा था हिमालय फुटहिल्स में, जिसको अभी भी फ़िलहाल उस हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उस पेंटिंग का नाम रखा गया भासोली पेंटिंग। इट हैड अ बोल्ड इंटेंस स्टाइल ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय विगरस यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स एंड डिस्टिंक्टिव फेशियल एक्सप्रेशन। ये जो भासोली पेंटिंग की अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक थी, इंस्टेंस स्टाइल ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय विगरस यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स को लेकर बनाया जाता था। फिर भानु दत्ता रास मंजरी वॉज द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दिस स्कूल। ये जो राजस्थान आर्ट स्कूल है इसमें भानु दत्ता की रास मंजरी जो है वो काफ़ी फेमस पेंटिंग बनी। फिर नेक्स्ट द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग।
कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग रिसीव पैट्रनेज फ्रॉम राजा संचार चंद। राजा संचार चंद की तरफ से इसको पैट्रनेज दिया गया था। इट्स पेंटिंग वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिगेंस एंड डेलिकेसी and depicted romance and natural surroundings. कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है या पेंटिंग है उसको संरक्षण राजा संसार चंद के द्वारा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है द डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। दक्कन के साइड में जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उसको बोला गया डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, विच डेवलप इन द लेट 16th सेंचुरी इन द किंगडम ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, ये सब रीजन थे। गोलकुंडा डिपिक्टेड बैटल सीन्स, किंग्स इन डिफरेंट मूड्स एंड सो ऑन। और यहाँ पर इसमें क्या कहा जाता था, जो पेंटिंग जो डिपिक्ट की जाते थे उसमें बैटल सीन्स को दिखाया जाता था, फिर किंग्स के डिफरेंट मूड्स को बताया जाता था एंड सो ऑन। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह टू वॉज बीजापुर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ दिस स्कूल। अब यहाँ पर भी जो सुल्तान है आदिल शाह जो कि बहुत पैट्रन ग्रेट पैट्रन ऑफ दिस स्कूल। हाउएवर नॉट मेनी पेंटिंग्स ऑफ दिस स्कूल हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ इस स्कूल के बहुत सारे पेंटिंग सर्वाइव नहीं कर पाए। नाउ द केस स्टडी ऑफ बंगाल। यहाँ पर हम लोग केस स्टडी ऑफ बंगाल का देखते हैं कि जो रीजनल जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था बंगाल में। बंगाल वॉज नोन एज द एपी सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो वहीं से निकला आर्ट और कल्चर का जो एपी सेंटर माना जाता है। सिंस द अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल फिर इन द 8th सेंचुरी बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पलास। पलास के समय बंगाल एक रीजनल सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम था। From 14th to 16th century, it was independent regional kingdom. 14th to 16th century तक उस पर किसी का अधिकार नहीं था, इंडिपेंडेंट था। Ruled by the Sultan of the इलियास शाही dynasty and the हुसैन शाही dynasty, who were independent of the rulers of Delhi. दिल्ली के रूलर्स हैं वो इंडिपेंडेंट थे। The kings of both dynasty patronized culture activities, और ये जो थे सैयद शाही जो पलाज है या इलियास शाही डायनेस्टी थी, जो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के पैट्रोनाइज थे, बहुत उनको संरक्षण देने वाले, उनको डेवलप करने वाले में से थे। देर आफ्टर बंगाल वॉज कंट्रोल बाय द सूर्स। उसके बाद जब बंगाल सूर के द्वारा उन पर ऑक्यूपाई किया गया, इट वॉज एनेक्स्ड बाय अकबर। फाइनली अकबर ने इसको अपने अंडर ले लिया और उसने इसको एक सेपरेट सूबा बनाया, किसको, बंगाल को। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द बंगाल, बट बंगाली डेवलप्ड एज रीजनल लैंग्वेज। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले जब 14th to 16th सेंचुरी ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, लेकिन उसके बाद बंगाल वॉज कंट्रोल बाय सूर्स, और इसको सूर्स को अकबर ने हराया और एक सेपरेट सूबा बना दिया बंगाल को। और वहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन का बन गया, बट बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। और जो बंगाली हुआ एज अ रीजनल लैंग्वेज डेवलप करता गया। तो यहाँ बताया जा रहा था लाइनेज ऑफ बंगाली लैंग्वेज कैन बी ट्रेस टू संस्कृत। संस्कृत के बहुत सारे जो शब्द हैं वो किससे निकले हैं, संस्कृत के बहुत से शब्द बंगाली लैंग्वेज में लिए गए हैं। हाँ, बंगाली पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, बहुत सारे स्टेज से पास किया, वेर इन अ वाइड रेंज ऑफ संस्कृत एंड नॉन संस्कृत वर्ड्स, जिसके कारण इसमें बहुत सारे संस्कृत और नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं। derived from tribal language, and this non-Sanskrit was derived from tribal language, Persian and European languages, and became a part of
बंगाली, और वो बंगाली का एक पार्ट बन गया। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारे स्टेजेस पास करके आज की स्थिति में पहुँचा है, लेकिन इसका वाइड रेंज कहते हैं जो नॉन संस्कृति है, संस्कृति एंड वाइड रेंज ऑफ संस्कृति एंड नॉन संस्कृति वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइबल लैंग्वेजेस, Persian and European languages become a part of modern Bengal. Some of the earliest example of text in Bengali, albeit heavily influenced by Sanskrit, began to emerge during the Bhakti movement. जो बंगाली का सबसे शुरू नॉवल, जो सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट जो है वो है heavily influenced by Sanskrit, began to emerge during the Bhakti movement. Bhakti movement के समय it was influenced, heavily influenced by Sanskrit. So several literary works were composed on the life and teaching of Chaitanya, such as Krishnadas, Kaviraj, Chaitanya Charitramrita. These were the written in mixture of Sanskrit and Bengali. The Chaitanya himself composed verses in Bengali, and many other Vaishnava teachers of Bengal praised in Bengali. तो यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह वॉज द फेमस पैटर्न ऑफ बंगाली लिटरेचर। तो बंगाली लिटरेचर में बहुत सारा इन्फ्लुएंस पर्शियन का हुआ, संस्कृत का हुआ। आज जिस फॉर्म में है बंगाली वो पहले नहीं था। हाँ, तो इन जो पर्शियन है संस्कृत के इंटरमिंगल से जो बंगाली लैंग्वेज भी चेंज हुई। तो सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह वॉज अ फेमस पैटर्न ऑफ बंगाली लिटरेचर। ड्यूरिंग हिज टाइम द रामायण एंड द महाभारत वेर ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली, और इसी समय में जो महाभारत और रामायण जो ट्रांसलेट किए गए बंगाली में। मुस्लिम राइटर्स सच एज दौलत काजी रोट पोएम such as Lord Chandrani, which was completed by Allal, the latest who translated Malik Muhammad Jaizi's Padmavat. Early Bengali literature can be divided into two categories. जो early Bengali literature को two categories में divide किया. The first includes translation of the Sanskrit epics and composition that formed part of Bhakti literature. सबसे पहला क्या हुआ, जो संस्कृत है या एपिक्स है, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स एंड कंपोजिशन दैट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ भक्ति लिटरेचर। उसके बाद है द सेकेंड कैटेगरी comprising more popular or folk literature that included songs about Queen Mainamati and her son Gopi Chandra, stories about the worship of Dharma Thakur, Mangal Kavyas, folk tales and ballads. Folk, modern and classical music were popular in Bengal. These included a variety of songs sung over centuries by traveling bards or village minstrels, singers, musicians, actors and dancers. With sweet melodies touching words of love and devotion, this music was heavily influenced by the Sufi and Bhakti movement. Now, jatras or musical dramas were also popular in बंगाल। बंगाल में म्यूज़िकल ड्रामास और पॉपुलर होता जा रहा था। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सच एज एक तारा, फिर दो तारा, खोल, मंदीरा एंड बंसी वेर वाइडली यूज्ड। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द सितार, तानपुरा, सरोद, तबला etc. also were also used. One of the best known and much appreciated forms of folk music in Bengal was baul singing. जो उस समय जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था और फेमस था, वो बेस्ट नोन म्यूज़िक इन बंगाल, उसको कहा जाता था बाउल सिंगिंग।
It originated in Nadia district of Bengal and dating back to the 15th century. 15th century में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है कि वहाँ से ये originate हुआ. Singers of such songs were called bauls. उनको बाउल्स कहा जाता था. And the songs were known as baul gana. Bauls were wandering minstrels who sang devotional songs to spread the message of God. यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से बॉल्स लेकर और जो मिनिस्ट्रल्स है, जो संगीत का जो गाना गा मैजिशियन है जो गाना गाते हैं, म्यूज़िकल एंटरटेनर्स जिसको हम बोल सकते हैं ना, मिनिस्ट्रल्स, वो घूम घूम कर ईश्वर के प्रेम में, डिवोशन में मैसेज, गॉड के मैसेज को स्प्रेड करते थे. तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉल कंपोजर्स वाज ललन फ़कीर. ये जो हमारे यहाँ आप देख सकते हो कि ललन फ़कीर अ मॉडर्न डे बॉल बाउल्स जिसको बोलते हैं. जिस सिंगर्स जो बॉल गाना गाते हैं, बॉल गान गाते हैं ना, उसको बोला जाता है बाउल्स. तो ललन फ़कीर वन ऑफ द फेमस बाउल composer. The Bhakti Sant Chaitanya also popularized Shri Krishna Kirtan in Bengal. अब यहाँ पर हमने देखा बॉल जो है बॉल गान, फिर बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखा, फिर बहुत सारे जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में जाना, फोक म्यूज़िक, बॉल सिंगिंग के बारे में जाना. उसी तरह एक और जो था बहुत जो भक्ति संत चैतन्य के द्वारा पॉपुलराइज्ड हुआ वो था कीर्तन. द सिंगिंग ऑफ पोएम्स अबाउट द डिवाइन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इन कीर्तन फॉर्म बिकेम वेरी पॉपुलर. ठीक है. और किसने इसको पॉपुलर किया? भक्ति संत चैतन्य ने. उसने राधा और कृष्ण के जो उनके लव, डिवाइन लव है, उसको कीर्तन के थ्रू प्रेजेंट किया. द बंगाली स्टाइल ऑफ कीर्तन कंपोजिशन केम टू बी नोन एज पदावली कीर्तन. जो बंगाली स्टाइल में जो बंगाली हो चुकी है, हम यहाँ पर अभी बंगाल के केस स्टडी देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो बंगाली स्टाइल ऑफ कीर्तन कंपोजिशन तैयार हुआ, दैट इज़ नोन एज पदावली कीर्तन. Now in this way our chapter is over. Along the question answer I will send you the PDF of key terms. Okay, you have to write all the question answer in your fair notebook and key terms in your CW. Okay, thank you students.